नमस्कार। आज के इस चर्चा में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और इज़राइल के बीच जो ये तनाव चल रहा है, उसका भारतीय शेयर बाजार पर क्या असर पड़ सकता है। हमारे पास कुछ विश्लेषण है और हमारा मकसद है कि इसके जो सबसे अहम पहलू हैं उन्हें समझें। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मध्य पूर्व में कोई भी संघर्ष, कोई भी हलचल भारत के लिए इतनी मायने क्यों रखती है, खासकर जब बात कच्चे तेल की आती है। भारत अपनी जरूरत का, आप सोचिए, 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। बिल्कुल। और यही निर्भरता, ये जो भारी निर्भरता है, हमें वैश्विक तेल बाजार के उतार चढ़ाव के प्रति बहुत संवेदनशील बना देती है। मध्य पूर्व, जहां ईरान और इजराइल स्थित हैं, वो दुनिया के तेल आपूर्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है। तो वहां कोई भी संघर्ष होता है तो तेल के प्रवाह में बाधा आती है। अच्छा, तो इसका मतलब सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ता है, या ये हमेशा एक जैसा होता है? मतलब यह संघर्ष कितना बड़ा है उस पर निर्भर करता है? हाँ, देखिए, आमतौर पर तो कच्चे तेल की कीमतें फौरन बढ़ जाती हैं। और जब कच्चा तेल महंगा होता है तो इसका असर सिर्फ, आप समझिए, पेट्रोल डीजल पर ही नहीं रुकता। ये तो महंगाई की एक पूरी लहर शुरू कर देता है। माल ढुलाई महंगी हो जाती है, रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं। भारत के लिए इसका मतलब है बढ़ता हुआ चालू खाता घाटा, जिसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, हाँ हाँ। जो हमारे आयात और निर्यात के बीच का अंतर है। और फिर विमानन, लॉजिस्टिक्स, पेंट्स, टायर्स जैसे कई सेक्टर हैं जो तेल पर निर्भर है। जी हाँ, जो तेल पर बहुत निर्भर हैं, उन पर सीधा नकारात्मक असर पड़ता है। नतीजतन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है, खासकर इन तेल संवेदनशील क्षेत्रों में। ये तेल की कीमतों का असर तो साफ है, पर इस तरह की जो वैश्विक अस्थिरता होती है, क्या उसका असर हमारी मुद्रा, मतलब रुपए पर भी तो पड़ता होगा? हाँ, निश्चित रूप से। होता क्या है कि जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो विदेशी निवेशक, खासकर जो बड़े विदेशी फंड्स हैं, जिन्हें हम FIIs कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs, हाँ। वे अक्सर भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा निकालने लगते हैं। इसे रिस्क ऑफ सेंटिमेंट कहते हैं, मतलब जोखिम से बचने की कोशिश। और जब ये FIIs पैसा निकालते हैं तो फिर रुपया कमजोर होता है। सही कहा। जब डॉलर बाहर जाता है तो रुपए पर दबाव पड़ता है और वो डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता है। इससे न सिर्फ हमारा आयात महंगा होता है, बल्कि उन भारतीय कंपनियों की लागत भी बढ़ जाती है जिन्होंने विदेशी मुद्रा में कर्ज लिया हुआ है। अच्छा। तो ये उनके मुनाफे और स्टॉक के मूल्यांकन दोनों को चोट पहुंचाता है, और विदेशी निवेश का जो भरोसा है वो भी कम होता है। तो हमने तेल की बात की, रुपए की बात की, और फिर निवेशकों की जो आम भावना होती है, जो डर होता है, उसका क्या बाजार के सेंटिमेंट पर क्या असर होता है? हाँ, यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है। देखिए, ऐसे घबराहट के माहौल में निवेशक क्या करते हैं, वो जोखिम भरे निवेश जैसे कि शेयर बाजार, उनसे बचते हैं। अच्छा। और वो सुरक्षित माने जाने वाले विकल्पों की ओर जाते हैं, जैसे सोना हो गया या अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स हो गए। अच्छा, सेफ हेवन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। इसे ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट कहते हैं। इससे भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ता है और निफ्टी और सेंसेक्स जैसे जो बड़े सूचकांक हैं वो गिर सकते हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी विक्स, जिसे कई लोग डर का सूचकांक भी कहते हैं, हाँ हाँ। वो बढ़ जाता है, जो बाजार में बढ़ती घबराहट को साफ दिखाता है। और कई बार तो छोटे निवेशक भी घबराकर बिकवाली करने लगते हैं। अगर हम सेक्टरों की बात करें तो कौन से खास सेक्टर हैं जिन पर इस तनाव का ज्यादा असर दिखने की आशंका है? कौन से गिर सकते हैं? देखिए, संभावित रूप से गिरने वाले सेक्टरों में शामिल हैं विमानन जैसे इंडिगो, स्पाइसजेट, फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर, पेंट कंपनियां, सीमेंट, टायर्स। क्योंकि ये सब कच्चे तेल से जुड़े हैं। जी, कच्चे तेल या उसके डेरिवेटिव्स के कारण। और साथ ही बैंकिंग और NBFCs पर भी दबाव आ सकता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है और शायद कर्ज की मांग में कमी आए। और क्या कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जो इस माहौल में शायद बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं या मजबूत रह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। कुछ सेक्टर मजबूत रह सकते हैं या शायद बढ़ भी सकते हैं, जैसे तेल और गैस उत्पादक कंपनियां, ONGC, रिलायंस। रक्षा स्टॉक जैसे HAL, BEL, ये भी भू राजनीतिक तनाव बढ़ने पर मजबूत हो सकते हैं। हाँ, ये तो लॉजिकल है। और जैसा हमने पहले कहा, सोना। हाँ। सोने की मांग सुरक्षित निवेश के रूप में बढ़ जाती है, तो सोने से जुड़े स्टॉक्स या गोल्ड ETFs में तेजी देखने को मिल सकती है। तो इन सारे विश्लेषणों को देखते हुए निवेशकों के लिए आपकी मुख्य सलाह क्या होगी इस वक्त? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो मेरी राय में कुछ बुनियादी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, विविधीकरण, मतलब डाइवर्सिफिकेशन। अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही तरह के स्टॉक ना रखें। उसमें सोना, FMCG, फार्मा जैसे कुछ डिफेंसिव माने जाने वाले स्टॉक भी शामिल करें। ठीक है। दूसरा,
घबराहट में आकर एकदम से बिकवाली करने से बचें। पैनिक सेलिंग अक्सर नुकसानदेह होती है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तीसरा, कच्चे तेल की कीमतों और रुपए के रुझानों पर बारीकी से नजर रखें। ये अक्सर बाजार की चाल के शुरुआती संकेतक होते हैं। और साथ ही एफआईआई के प्रवाह पर और जो भी भू राजनीतिक खबरें आ रही हैं उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है? संक्षेप में कहें तो ईरान इजराइल संघर्ष का भारतीय शेयर बाजार पर कम से कम अल्पावधि में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मुख्य रूप से तेल की कीमतों में उछाल, एफआईआईस की निकासी, रुपये की कमजोरी और एक वैश्विक अनिश्चितता के कारण। यही है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभाव की सीमा क्या होगी और ये कितने समय तक चलेगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ये संघर्ष कितना लंबा खिंचता है और कितना व्यापक होता है। ये एक तरह से अनिश्चितता में अपने जोखिम को मैनेज करने का मामला है। सही कहा। और यहीं पर एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जो तात्कालिक बाजार प्रतिक्रिया से परे है, कि अगर मध्य पूर्व में ये भू राजनीतिक अस्थिरता लंबे समय तक चलती है, तो ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं यानी ग्लोबल सप्लाई चेन्स और भारत की जो रणनीतिक आर्थिक साझेदारियां हैं, उनको लंबी अवधि में कैसे नया आकार दे सकती है। ये वाकई एक विचार करने योग्य बात।